बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की बायोलॉजी के पहले चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी एंड लॉ, इससे पहले जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो सारा बैकग्राउंड अगर आप सही से जानते हैं तो ये चीज़ आपको सही समझ आने वाली है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया, तो उसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड में जो पहली चीज़ थी वो क्या थी? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन होती हैं, फिर हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की, और हाइपोथेसिस फर्दर जो है डिडक्शन की तरफ जाता है। डिडक्शन फिर दो तरह की होती हैं, डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव। बेसिकली डिडक्शन क्या होती हैं? लॉजिकल रीजनिंग्स ऑफ हाइपोथेसिस। अच्छा, इन डिडक्शंस को, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम प्रैक्टिकली जो काम करते हैं वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। और एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स के बाद जो है हम उन रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग करते हैं, और हमने डिस्कस किया था कि रिपोर्टिंग किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके बाद थ्योरी होती है, और थ्योरी के बाद जो है वो लॉ एंड या फिर उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो थ्योरी एंड लॉ होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँ कि ये एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए करते हैं। अगर तो हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, प्रूव हो जाता है, तो फिर तो वो नेक्स्ट रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग, थ्योरी, लॉ इस तरफ जाता है। ठीक है। अगर ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इट्स मीन कि ये जो है प्रूव नहीं होता, तो उस केस में क्या होगा? यहां से हमें दोबारा से काम शुरू करना पड़ेगा। वहां से मीन से हाइपोथेसिस से दोबारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से डिडक्शंस बनानी पड़ेंगी, फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, फिर हो सकता है हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो जाए। तो ये एक तरीकाकार है, ये आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे ये प्रूव नहीं होता तो फिर इसको दोबारा हम हाइपोथेसिस वाले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था साइंटिफिक मेथड का, और अब जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। ये जो आज का आपका टॉपिक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। थ्योरी और लॉ में डिफरेंस बताएं। तो मैंने यहाँ पे 4-5 डिफरेंस जो है वो निकाले हैं। इनमें से आप 3-4 कर लें, इनफ है। जो आपको पॉइंट्स ईजी लगे हैं वो कर लें, और यहाँ बेसिकली ईजी पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने। तो इन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 100% जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये डिफरेंस बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा थ्योरी और लॉ के बारे में। तो बेटा होता क्या है कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है उसके बारे में अभी हमने बात की कि उसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अगर वो जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाता है, वो प्रूव हो जाता है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? उसके ऊपर फर्दर क्या करेंगे? वर्क करेंगे बेसिकली, और उससे मजीद हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे। अब उन मजीद हाइपोथेसिस के ऊपर फिर से क्या किया जाएगा? एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ताकि फिर क्या है, इनको प्रूव किया जाए। और अगर वो जो फर्दर हाइपोथेसिस हैं वो प्रूव हो जाते हैं तो अब वो हाइपोथेसिस नहीं रहेंगे, अब वो बेसिकली थ्योरी बन जाएगी। तो ये होता है थ्योरी। सिंपल सी बात है, हाइपोथेसिस थे, हाइपोथेसिस प्रूव हुआ, उससे मजीद हाइपोथेसिस बने। अब मजीद जो हाइपोथेसिस थे उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और उसके बावजूद वो हाइपोथेसिस प्रूव हुए, रिजेक्ट नहीं हुए। प्रूव होने के बाद अब वो हाइपोथेसिस थ्योरी कहलाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है। उसके बाद है जो थ्योरी है, तो थ्योरी होती है अगर उसको हम बेसिकली बहुत सारी सबूतों से जो है उसको प्रूव कर रहे हों, या उसको बहुत सारे एविडेंसेस जो है उसको सपोर्ट कर रहे हों, तो वो थ्योरी बेसिकली क्या है, बाद में जाके क्या बन जाती है? लॉ बन जाती है, या उसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि थ्योरी जब बहुत सारे एविडेंसेस के थ्रू क्या होगी? सपोर्टेड होगी, मतलब उसको सपोर्ट मिलेगी, तो वहाँ पे रिसर्चर उसके ऊपर मजीद काम करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, उस पर फर्दर देखेंगे कोई शक शुबा रह तो नहीं गया, कोई इसके ऊपर काम रह तो नहीं गया, हो सकता है कोई इसमें गैप रह गया हो। तो अगर वो बिल्कुल किसी किस्म की उसमें कमी पेशी ना हो, तो फिर क्या है, वो जो थ्योरी है वो क्या बन जाएगी? लॉ या प्रिंसिपल बन जाएगी। तो यहाँ डिफरेंस के अंदर हम इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे कि लॉ और थ्योरी की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपने यहाँ पे
इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें इसको। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज इनका डिफरेंस बताया है। सबसे पहले नेचर है कि नेचर के हवाले से अगर थ्योरी की बात करें तो ये क्या करती है, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ नेचुरल इवेंट्स अकर, कि जो नेचुरल चीज़ें हो रही होती हैं वो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। थ्योरी इसके बारे में हमें बताती है, नॉलेज देती है बेसिकली, ठीक है। लॉ जो है वो क्या है, स्टेट व्हाट ऑलवेज हैपन इन नेचर। यहाँ पे कह लो कि बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है कि क्या होता है नेचर के अंदर, उसके बारे में एक अथेंटिक कह रहे हैं कि 100% बात की जाती है, वो बेसिकली लॉ कहलाता है। पर्पस क्या होता है थ्योरी का, ये प्रोवाइड करती है एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स जो हैं जो फूड है उनके अंदर किस तरह जाती है, किस तरह इंटेक करते हैं वाटर को, और जो फूड मटेरियल है किस तरह जाता है। तो ये अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आता है तो इसको जो चीज़ एक्सप्लेन करी होगी बेसिकली वो बायोलॉजी के अंदर थ्योरी है, ठीक है। मतलब उसको एक्सप्लेन करिए, उससे फिर हमें समझ आएगी कि वाकई ऐसा होता है। तो एक तो एक्सप्लेन करेगी, दूसरा उससे क्या है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी हमें। तो ये बेसिकली दूसरा पर्पस है इसका, इसमें कह लें कि थ्योरी का पर्पस है। उसके बाद लॉ का जो पर्पस है वो क्या है, डिस्क्राइब अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म फैक्ट, कि नेचर के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, वो चीज़ जो चेंज ना हो रही हो, एक ही तरतीब से जा रही हो, तो वो बेसिकली कांस्टेंट कहलाती है। यूनिफॉर्म भी उसे कहते हैं। तो नेचर के अंदर जो फैक्ट्स होते हैं बेसिकली वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म हो, तो बेसिकली कहाँ आते हैं, लॉ में आते हैं। टेस्टिबिलिटी, कि थ्योरी जो है कैन बी टेस्टेड एंड मे बी मॉडिफाइड, कि ये जो है इसको हम इस काबिल हो कि इसको हम टेस्ट भी कर सकें और क्या है इसको मॉडिफाई भी कर सकें। मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग भी बंदा कर सके, ठीक है। ये नहीं कि एज इट इज इसको वो रखें, इसमें चेंजिंग आने के भी क्या है चांसेस होने चाहिए। ऑलवेज ट्रू अंडर गिवन कंडीशन, कि कंडीशंस के हवाले से ये हमेशा क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। अच्छा, सर्टिनिटी क्या है कि कितने ये रिलायबल हैं, कितने कह लो कि इनमें श्योरिटी है, गारंटी है इनकी, वो इसके सर्टिनिटी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे थ्योरी की बात करें, हाईली रिलायबल बट नॉट 100% सर्टन, क्या 100% ठीक नहीं होती लेकिन रिलायबल है, इंफॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास ठीक डाटा। ये लॉ जो है वो क्या होता है, 100% सर्टन होता है, उस पर हमें पूरा यकीन है, मीन टू से, एंड नेवर चेंज, और वो चेंज नहीं होता। जैसे हम पढ़ते हैं ना मेंडल्स के लॉ जो हैं, बल्कि आप पढ़ेंगे जब जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो उसमें देखेंगे जी मेंडल्स ने क्या काम किया था, किस तरह जो है वो सारी जेनेटिक्स की जो बेसिस हैं वो डिस्कस की थी। तो वो सारा काम अब इतना अरसा कह लें कि बहुत ज़्यादा कह लें कि सदियाँ गुजर गई हैं, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो एज इट इज़ हैं, मतलब उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया। मतलब उसके काम के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन जो बातें उसने कही थी वो कह लें कि वैसी ही हैं, उसकी जो बेस थी वो एज इट इज़ है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, लॉ है, इसीलिए हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो दूसरी जानब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। थ्योरी की क्या है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये बायो में हम पढ़ते हैं एवोल्यूशन के चैप्टर में। इसी तरह जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया वाले चैप्टर में हम पढ़ते होते हैं। तो जब आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में तो वहाँ जब आप पढ़ेंगे जी प्रोकैरियोट्स के बारे में, खासकर बैक्टीरियम के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप ये थ्योरी पढ़ेंगे, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। उसके बाद है जो लॉ है उसकी कौन सी एग्जांपल है, हार्डी विनबर्ग लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दो लॉ है, एक हार्डी विनबर्ग लॉ है यहाँ पे, ये जब आप हाई लेवल पे जाएंगे तो इसके बारे में आप सही से समझेंगे, अभी इस लेवल पे आपको ये चीज़ें ऐसे ही बताने से समझ नहीं आने वाली। तो दूसरी जानिब है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बेसिकली क्या है, लॉज हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। अगर कोई चीज़ बात आपको समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना चैनल है। मज़ीद वीडियो के साथ मैं आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।